नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त निशांत दास। और आज इस नई वीडियो में हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं, निजीकरण के बारे में। जो आजकल सरकार की तरफ से एक निजीकरण चलाया जा रहा है, एक अभियान चलाया जा रहा है, और उसके कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम ना तो अंधभक्त हैं और ना ही हम चमचे हैं। हम एक बुद्धिजीवी वर्ग से बिलोंग करते हैं। ये वर्ग चमचों और अंधभक्तों से अलग होता है, और हम लोगों का ऐसा मानना होता है कि जो चीज़ सही है उसका हम समर्थन करते हैं, और जो चीज़ गलत है उसका हम विरोध करते हैं, चाहे वह हमारा घर वाला ही क्यों ना हो। गलत करेगा हम उसका विरोध करेंगे। दूसरी बात, आज बुद्धिजीवी वर्ग से कहा जा रहा है कि आप निजीकरण का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। हम पूरे बुद्धिजीवी समाज की ओर से सरकार के सामने कुछ मांगे रखना चाहते हैं। अगर वो मांगे सरकार पूरी कर दे तो हम निजीकरण के समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी सबसे पहली मांग ये होगी, जैसे आज आपने सबसे पहले रेलवे का निजीकरण करने की बात करते हैं, जिसमें 50 आपने स्टेशनों को उद्योगपतियों के हाथों में दे दिया। आप संसद में एक बिल लेकर के आइए और उसमें ये बात स्पष्ट कीजिए कि रेलवे का किराया प्राइवेट होने के बाद भी वही रहेगा जो सरकारी रेलों का था, पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों का था। किसी प्रकार की किसी भी किराए में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, क्योंकि रेलवे हमारे गरीबों की लाइफलाइन है। दूसरा, हम सरकार से मांग करते हैं कि आप संसद में बिल लेकर के आइए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के हाथों में अपने हॉस्पिटल्स को देना चाह रहे हैं तो आप उसमें ये चीज़ स्पष्ट रूप से मेंशन कीजिए कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी निःशुल्क होगा। अगर ये आप बात करते हैं तो हम आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तीसरी हमारी ये मांग रहेगी, यदि आप शिक्षा विभाग को प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं तो हमारी आपसे सबसे बड़ी ये मांग रहेगी कि आप संसद में एक बिल लेकर के आइए और उसमें ये बताइए कि किसी भी गरीब के बच्चे को प्राइवेट स्कूल में या कॉलेज में फ्री में शिक्षा दी जाएगी। जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों में दी जाती है उसी रेट पर शिक्षा दी जाएगी। ये आप अगर चीज़ें संसद में लाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं पहले 3 मुद्दों के बारे में बात करता हूँ, हमारी शिक्षा, हमारी चिकित्सा और हमारी यातायात की सुविधा। आप जानते हैं प्राइवेटीकरण का मतलब अजीब अजीब तरीके से समझाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ। हमारी सरकारों ने और हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद रखी थी वो किस बेस पर रखी थी। अब जानते हैं सरकारी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे पूरी तरह से गरीबों के लिए। भाई मेरे पास अगर पैसा है, बहुत सारे बड़े बड़े वर्ग हैं उनके पास पैसा है, वो लोग तो अपना हॉस्पिटल्स में इलाज करा लेंगे। आप सपोज कीजिए किसी गरीब की एक प्रेग्नेंट वाइफ है और वो हॉस्पिटल में जाती है एडमिट होने के लिए। सरकारी हॉस्पिटल अगर नहीं रहेंगे तो क्या होगा, निजी हॉस्पिटल में उसको ले जाया जाएगा। आप जानते हैं कैसी ढकोसलेबाजी, कितना जुल्म जाति कर रहे हैं आजकल लोग। लंबा चौड़ा बिल बना के देते हैं आपके हाथ में, उस गर्भवती महिला का पेट काट डालते हैं। नॉर्मल डिलीवरी होने के स्थान पर उसको जबरन जो है बड़ा ऑपरेशन उसका कर देते हैं। 15 दिन के लिए उसको अंदर डाल देते हैं और उसको बोलते हैं कि इसके पोषण की कमी हो गई शरीर में, उसके बच्चे के पोषण की कमी हो गई, 15 दिन इसको हम आईसीयू में रखेंगे, उसके बाद उसके बच्चे को भी आईसीयू में डालेंगे, लंबा चौड़ा 60-70 हज़ार का बिल बना देंगे। भैया गरीब आदमी, तुम्हारे बस का रोग नहीं है ये सब झेल पाना। निजीकरण का अभी विरोध कर रहे हो सकता है आप विरोध ना कर रहे हो, लेकिन इन बातों को जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये मूल मुद्दे हैं, ये मूल मुद्दे हैं। दूसरी बात हम करते हैं, एक चीज़ आप समझिए कि आजकल वर्ग कह रहा है कि यार ये तो निकम्मे हो गए हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी अधिकारी निकम्मे हो गए हैं। तो आप ये बताइए कि अगर आपके शरीर में कहीं पर कोई रोग हो जाए या फोड़ा निकल आए या कोई घाव हो जाए तो आप उस घाव का ट्रीटमेंट करेंगे या पूरा पैर काट के फेंक देंगे। आप इस चीज़ पर कभी गौर कीजिए, आप पूरा पैर नहीं काटेंगे, आप उस घाव का इलाज कराएंगे। इसी तरीके से अगर हमारा सिस्टम खराब हो गया है, हमारा सिस्टम करप्ट हो गया है, निकम्मा हो गया है, तो जिम्मेदारी है आपकी। हमारे पास बड़ा आईएएस का स्टाफ है, पीसीएस का स्टाफ है, हमारे पास बहुत सारे नेता हैं, मंत्री हैं, बहुत सारा एक पूरा ग्रुप काम कर रहा है। तो इस नेटवर्क को हमें पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है, ना कि उस व्यवस्था को बेच डालने की आवश्यकता है। ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तीसरी चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, शिक्षा के बारे में बोलते हैं कि भैया शिक्षा, आप जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए। देखिए आज जिसके पास पैसा है वो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ा रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ा रहा है, बहुत सारी फीस जा रही है।
आराम से उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि यूपी बोर्ड में भी अब ये स्थिति हो गई है, 300-350 रुपये फीस या 500 रुपये फीस ऐसे ले रहे हैं वो, उसके बाद में 4 कोचिंग लगा दे रहे हैं, यानी कि 1000-1500 रुपया पर मंथ आपका वो बर्बाद कराएंगे ही कराएंगे। एनसीईआरटी की बुक्स को हटा के दूसरी बुक्स लगा रहे हैं, यानी कि एक गरीब व्यक्ति के लिए आगे अगर निजीकरण होता है तो वो रास्ता बंद हो जाएगा। वो व्यक्ति अभी तो ये है कि भैया सरकारी हॉस्पिटल में हमने सरकारी हॉस्पिटल में चले गए, सरकारी स्कूल में चले गए, रेलवे में चले गए, तो हमारी कुछ जीवन यापन की कुछ सुविधाएं गरीबों के लिए ना, गरीबों के लिए। गरीब अपना बच्चा सरकारी स्कूल में डाल देता है और उसको जो है वो पढ़ाई लिखाई कर लेता है। और बहुत से बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ सरकारी स्कूलों से भी बने हैं, ऐसा नहीं है, वो सेवाओं में गए हैं, आर्मी में गए हैं, पुलिस में गए हैं, सिविल सर्विसेज में गए हैं। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अब बताइए सरकारी स्कूल में रामेश्वरम में पढ़ के और कितने बड़े साइंटिस्ट बने। तो ये अगर हम निजीकरण उसका कर देंगे तो आपको ये बात संसद में लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा, उसमें एक बिल पारित कराना पड़ेगा कि निजीकरण के बाद भी जिस रेट पर पहले शिक्षा दी जा रही थी सरकारी स्कूल में, हम जानते हैं किस रेट पर दी जा रही, बहुत सस्ती शिक्षा है और 614 वर्ष के लिए तो निःशुल्क शिक्षा है। तो आप जिन रेट्स पर वो शिक्षा दे रहे थे सरकारी स्कूल, उसी रेट पर निजी स्कूल देंगे। लेकिन मैं जानता हूँ उद्योगपति अगर किसी चीज़ को खरीदेंगे इंस्टीट्यूशंस को तो उनका उसका निजी फायदा भी उसमें जुड़ा होगा, और फायदा कमाने के लिए वो टिकट चार्ज बढ़ाएंगे, वो स्कूल की फीस बढ़ाएंगे, हॉस्पिटल्स में अंधाधुंधी होगी, मरीजों के साथ बदतमीजियाँ होंगी, बदसलूकियाँ होंगी। और भैया आज आप समर्थन नहीं कर रहे हो, आज आप विरोध नहीं कर रहे हो, उसका समर्थन कर रहे हो निजीकरण का, आपकी मेंटेलिटी आपको मुबारक, ठीक है। एक बुद्धिजीवी वर्ग है वो उसका विरोध भी कर रहा है, उसकी मेंटेलिटी उनको मुबारक, लेकिन अपने जीवन पर रख के इसको देख लेना। जो आदमी अमीर है ये उसकी लड़ाई नहीं है। अमीर आदमी अगर निजीकरण का विरोध कर रहा है तो समझ लेना पक्का देशभक्त है, सच्चा राष्ट्रभक्त है। और गरीब आदमी अगर निजीकरण का समर्थन कर रहा है तो मेरी नज़र में वो अपने लिए खाइयाँ खोद रहा है, अपने रास्ते बंद कर रहा है। रेलवे हमारा क्यों बनाया गया आप जानते हैं भाई, जिनके पास कार है, अच्छी महंगी बाइक है, वो तो अपना निकल जाएंगे आराम से, 80-85 रुपये लीटर अपना तेल डलवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। लाइफ लाइन थी आपकी रेलवे, 10 रुपये टिकट में आप बिहार से, यहाँ से कटरा से और बरेली जा रहे थे। क्या आपको ये पॉसिबल हो पाएगा? अगर ये प्राइवेट हाथों में दे दी जाए रेलवे तो क्या आपको पॉसिबल होगा 10 रुपये में जाना? और मैंने खुद ने यात्रा की है बिहार से, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स गए हैं। इस हमारी लाइफ लाइन है रेलवे, अगर उसको बेच दिया जाएगा तो इस तरीके से काम हमारा नहीं चलने वाला दोस्तों। उसके बाद क्या है कि बोलते हैं कि ये निकम्मे हैं स्टाफ, शिक्षा विभाग निकम्मा हो गया, सब कुछ निकम्मे हो गए। तो आपके सामने केरल का, ये मेरे पास एक रिपोर्ट है, 16 सितंबर 2019 की रिपोर्ट में कहा गया था कि केरल स्कूली शिक्षा के मामले में भारत में नंबर 1 स्थान पर आता है। जिन्होंने 95% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य, तो उसकी स्कूली शिक्षा बहुत ही बेहतर है। हमें उनसे रोल मॉडल बनाने की आवश्यकता। और आपका नियरेस्ट स्टेट आप देख लीजिए, दिल्ली। इवांका ट्रंप जब आती हैं तो उनको कहाँ लेकर के जाया जाता है? उनको दिल्ली के सरकारी स्कूल में लेकर जाया जाता है, क्योंकि वहाँ के स्कूल अच्छे थे। आप क्यों उनको यूपी, बिहार और बंगाल के सरकारी स्कूलों में नहीं लेके गए? तो यहाँ पर कुल मिलाकर सिस्टम का फेल्यूर है। और अगर केरला के और दिल्ली के स्कूल बेटर हैं तो इस बात में मत जाइए कि हम किसी पार्टी का समर्थन करें या नहीं करें। यहाँ पर एक व्यवस्था का समर्थन हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास केरल के और दिल्ली के 2 मॉडल स्कूल्स के मॉडल हमारे सामने, तो क्यों नहीं हम अपने मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं कि साहब हमको भी ऐसे स्कूल प्रोवाइड करिए। हम उनसे क्वेश्चन करने के बजाय आपस में लड़े जा रहे हैं कि नहीं निजीकरण अच्छा है बुरा है। हमारी ज़रूरतों की अनुसार अगर कोई इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे और उनको निजी हाथों में दिया जाएगा तो निजी हाथों में कारोबारी वर्ग है, कारोबारी वर्ग पैसा कमाएगा, कारोबारी वर्ग सेवा नहीं करेगा आपकी। पब्लिक सेक्टर आपके लिए बनाया गया था, सर्विस सेक्टर, ये जितने भी सरकारी सेक्टर से आपके लिए बनाए गए थे, आपकी सुविधा के लिए बनाए गए थे, आज बेचे जा रहे हैं तो आप जो है आंखें बंद करके उनका समर्थन कर रहे हो। ठीक है, समर्थन कर सकते हो, लेकिन मेरी बातों पर गौर जरूर कर लेना। और दूसरी बात भैया ये है कि जो आज प्राइवेटीकरण के लिए बोल रहे हो ना कि प्राइवेटीकरण बहुत अच्छा है, अभी निकम्मापन हो रहा है, बाद में बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जाकर के उत्तराखंड की फैक्ट्रीज में देख लीजिए, 12 घंटे जो लेबर की हालत करते हैं वो चूस के फेंक देते हैं उनको। एक चेन सिस्टम काम करता है, सुपरवाइजर गाली देता है लेबर्स के ऊपर और उनको तेजी के साथ काम कराया जाता है, हार्ड वर्क लिया जाता है, उनके शारीरिक क्षमताओं से अधिक उनसे कार्य लिया जा रहा है। ये हालत अगर आपको देखना, और मनमाना रेट नहीं उनको मिलता है। अगर वहाँ बोलेंगे 70,000 सैलरी है तो अंदर आपको 8,000 दी जाएगी, सरकारी रेट फिक्स होगा 12,000 को तो अंदर आपको 7,000 6,000 दी जाएगी। और कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि वो एटीएम जमा कर लेते हैं, एटीएम जमा करके आपकी सैलरी बाद में काट लेते हैं, या कई बार वो फर्जी साइन करा लेते हैं आपसे।
तो ये सारी चीजें चल रही। प्राइवेट में ऐसा नहीं कि प्राइवेट में आप बहुत पारदर्शी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, प्राइवेट में भी भ्रष्टाचार, विकट वाला भ्रष्टाचार और शोषण हो रहा है कर्मचारी।